गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों हम आपका चैप्टर द सुनामी को पढ़ रहे थे एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज हमें थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। और थर्ड पार्ट और हमारा वो लास्ट पार्ट है। विद दिस आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, बट बिफोर starting the third chapter, let's recap first and second. फर्स्ट एंड सेकंड का फटाफट रिवीजन करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर में हमने सबसे पहले तो बच्चों देखा था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मैप। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को इस मैप के बारे में बता देता हूं, और बार बार इसलिए बताया जा रहा है बच्चों क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर कि ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, और ये सभी कहलाते हैं अंडमान आइलैंड्स। और ठीक इसके नीचे, इसके साउथ में आ जाते हैं बच्चों ये कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स जो आपको देखने को मिलेंगे। ये हैं स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बट इनको साथ में ही इनका नाम लिया जाता है और कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पहले अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में हमने देखा था कि ये भी डिवाइड है। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक आइलैंड का हिस्सा है, एक टुकड़ा है आइलैंड का जिसे कहते हैं नॉर्थ अंडमान। बीच वाले हिस्से को कहा जाता है बच्चों मिडिल अंडमान, और जो नीचे के हिस्से हैं दैट इज लोअर अंडमान। और यही इसी लोअर अंडमान के सबसे लोएस्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी यहाँ की जो कैपिटल भी है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। क्लियर। और ये अंडमान आइलैंड्स के आसपास का जो समुद्र है वो कहलाता है अंडमान सी। और इसी अंडमान आइलैंड से लोअर मिडिल और नॉर्दर्न से नीचे अगर हम आए थोड़ा सा नीचे, एक और आइलैंड आपको देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, और ये आइलैंड कहलाता है लिटिल अंडमान, क्योंकि अंडमान का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, हम इसे ना निकोबार में काउंट कर सकते हैं न इसे, और अंडमान के ये ज्यादा पास है तो इसे ये कहलाता है बच्चों लिटिल अंडमान। तो याद रखेंगे 4 पार्ट्स हैं अंडमान आइलैंड्स के, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान या फिर लोअर अंडमान, और एक और जो नीचे है दैट इज लिटिल अंडमान। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि पोर्ट ब्लेयर कहां पे है, तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर इज इन लोअर अंडमान। इज इट क्लियर। साथ ही साथ इनके आप लोग स्टूडेंट्स डायमेंशंस भी याद कर लें कि जैसे 10 डिग्री से ऊपर बढ़ता है 92 डिग्री तक, और ये भी यहां से हम देख पा रहे हैं 10 डिग्री से नीचे 92 डिग्री तक ही आ रहा है। ठीक है, ये हमें एक काइंड ऑफ स्केल भी दे रखा है। ओके, अब चलते हैं निकोबार आइलैंड्स की तरफ। निकोबार आइलैंड्स थोड़े अंडमान आइलैंड्स के कंपैरिजन में छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये कंप्लीट आपका इंडियन ओशन आ गया। इससे ऊपर अंडमान सी था, यहां से नीचे इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं एक छोटा सा आइलैंड दैट इज कॉल्ड कार निकोबार। इसे क्या कहा जाता है, कार निकोबार इसे कहा जाता है। और थोड़ा और नीचे आएंगे निकोबार आइलैंड्स में तो एक और आइलैंड आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, ये था कार निकोबार, और ये वाला जो आइलैंड है ये दैट इज तरासा। दिस इज तरासा। इसी के थोड़ा और नीचे एक और आइलैंड आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे, दिस इज कैच हॉल। आपको याद होगा कैच हॉल की हमने कहानी भी देखी थी फर्स्ट पार्ट में। एंड दिस वन इज नॉन कावरी। दिस इज नॉन कावरी, और यहां से सबसे नीचे देखने को मिल जाते हैं बच्चों हमें एक ये छोटा आइलैंड दिख रहा है और एक ये बड़ा आइलैंड दिख रहा है। ये छोटा वाला है लिटिल निकोबार एंड दिस बिगर वन इज ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, तरासा, कैच हॉल, नॉन कावरी, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो ये आप लोगों को याद करने हो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो हमें एक ओवरव्यू दिया गया था सुनामी के बारे में कि सुनामी होती क्या है और सुनामी कब आई थी। ठीक है, तो सुनामी इज अ वेरी लार्ज, अगर एक क्वेश्चन भी बन गया एग्जाम में कि व्हाट इज सुनामी, डिफाइन सुनामी, तो आप लिखेंगे सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय, ये एक पावरफुल वेव होती है, लहर होती है, और ये इसका आने का कारण क्या है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। जब भी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो सुनामी जनरेट होती है। और सुनामी कब आई थी भारत में,
तो इसका आप लिखेंगे बच्चों आंसर 26 दिसंबर 2004। इसको याद करने की ट्रिक है कि हमने क्रिसमस वाली स्टोरीज पढ़ी हैं इस चैप्टर में। तो क्रिसमस कब होता है सबको याद रहता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस रहता है। उसी के अगले दिन सुनामी आई थी, हमने देखा भी था ना स्टोरी में, याद करो बच्चों कि वो सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने ही तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आ रखे थे, और जो काइली स्मिथ थी वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने ही, भले ही वो कहाँ की थी, शी वॉज ऑफ इंग्लैंड, लेकिन वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने कहाँ गई थी बच्चों, थाईलैंड गई थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रिसमस के नेक्स्ट दिन ही ये सुनामी आई थी, और जो ईयर था, सन था, वो था 2004। इज इट क्लियर? और सुनामी ने दो जगहों के बारे में स्टोरीज हमने पढ़ी है, खासकर एक थाईलैंड की और इंडिया के कुछ पार्ट्स। इंडिया के कौन से पार्ट्स हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को हिट किया, और अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरियाज को उसने प्रभावित किया था। इज इट क्लियर? और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कुछ लोगों की कहानियां, किसकी? करेज की और सर्वाइवल की कहानियां, कि किस तरह से लोगों ने बहादुरी दिखाई और अपने आप को बचाया। सर्वाइवल का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखना, इज कॉल्ड सर्वाइवल। आई होप ये सब क्लियर था बच्चों। फिर हमने देखा था इस पिक्चर में कि कितनी ज्यादा तबाही करी थी। सिर्फ एक पिक्चर के थ्रू ही आप जान सकते हैं कि किस हद तक उस सुनामी के द्वारा तबाही मचाई गई होगी। इज इट क्लियर? हमने अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था जहां वी सॉ कि स्टोरीज ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये कहानी जो है फर्स्ट पार्ट में, ये सारी कहानियां कहाँ की है? तीन चार कहानियां हैं इस पार्ट में, और ये तीनों तीन चार कहानियां कौन से एरिया की है? ये अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। मैंने वर्ड बताया था, आर्किपेलागो होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना। आइलैंड्स हमेशा कभी ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा समुद्र में। समुद्र में किसी भी एरिया में चार पांच आइलैंड्स एक तरह का ग्रुप रहता है आइलैंड्स का, ठीक है? कुछ बड़े आइलैंड्स रहते हैं, कुछ छोटे आइलैंड्स रहते हैं। सेम जैसा हमने अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखे और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखे। फिर हम पहली स्टोरी देखते हैं इग्निशियस की, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैच हॉल। अभी हमने देखा था निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है कैच हॉल, वहां पे वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है? इसलिए वो वहां पे वर्क करता था, उसकी फैमिली वहां रहती थी। उसकी वाइफ उसे सुबह 6 बजे उठाती है। क्यों उठाती है? उठाने का कारण यह था कि कुछ वो भूकंप के झटकों को महसूस करती है। वो भी उन भूकंप के झटकों को महसूस करता है। वो दोनों अपनी बच्ची को लेकर के क्या कहाँ जाते हैं बच्चों? ग्राउंड की तरफ, मैदान की तरफ दौड़ते हैं। और जैसे ही वो ट्रेमर्स, वो जो धरती कांप रही होती है, वो रुकती है, वो देखते हैं कि जो सी है, समुद्र है सामने, वो राइज कर रही है, उसका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए क्या हो जाता है, वहां पे एक कंप्लीट केओस और कंफ्यूजन की परिस्थिति पैदा हो जाती है। और इसी भगदड़ के चलते जो उसके बच्चे थे, वो किसका हाथ पकड़ लेते हैं? जो मदर के फादर थे, यानी कि इग्निशियस के फादर इन लॉ का, और मदर्स ब्रदर यानी कि इग्निशियस के ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ते हैं और रश्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आप इतना सोच समझ के भागेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप प्लान करेंगे कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में दौड़ना है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जहां आपको समझ आ रहा होता है आप उधर की तरफ ही दौड़ने लगते हैं। तो इस तरह से इग्निशियस अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट लाइन में बताया जाता है कि his wife, he never saw his family again। वो उनको अपनी क्या कहते हैं बच्चों, सन और डॉटर को, साथ ही साथ अपने ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ को दोबारा कभी नहीं देख पाता। और हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी बह जाती है। यहाँ पे हमें ये पता चल पा रहा है कि शायद हो सकता है कि इग्निशियस बच गया हो, इग्निशियस सर्वाइव कर गया हो। तभी हमें ये नहीं बताया गया कि इग्निशियस भी बह गया। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इग्निशियस की पूरी फैमिली तो बह गई, लेकिन इग्निशियस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब इग्निशियस वो सर्वाइव दिस सिचुएशन। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है ओनली 3 अदर चिल्ड्रन, कोई 3 और बच्चे थे, ठीक है, जो इग्निशियस के साथ आ गए दौड़ते वक्त, और वो बच जाते हैं, यानी कि इग्निशियस और 3 बच्चे बच गए थे। नेक्स्ट स्टोरी हमने देखी थी संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन था, और वो भी कैच हॉल की ही ये कहानी है। वो कैच हॉल में सर्व कर रहा था। वो किसी तरह मैनेज कर लेता है खुद को, अपनी बेबी डॉटर को बचाने का। वो बच के भाग ही रहा होता है, तभी उसे मदद की आवाज सुनाई देती है। किसकी? एक लेडी की। और वो लेडी कौन थी? वो उसी गेस्ट हाउस में, कैच हॉल में एक गेस्ट हाउस था, वहां पे जो कुक था, उस कुक का नाम था बच्चों जॉन। जॉन की वाइफ उसे मदद के लिए पुकार लगाती है। तो संजीव पानी में कूदता है उसे बचाने, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आती है और दोनों को, संजीव को और जॉन की वाइफ को, बहा के ले जाती है। ये सेकेंड स्टोरी हमने देखी थी। थर्ड स्टोरी में
स्टूडेंट्स, हमने देखा था मेघना की कहानी। मेघना जो कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, वो बह जाती है अपने पेरेंट्स और साथ ही साथ अदर 77 लोग भी उसके साथ बह जाते हैं। बट शी समहाउ सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव कर लेती है। और सर्वाइव करने का कारण क्या था कि उसने किसी एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया था और वो उसी के सहारे 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट करती रही, इधर से उधर तैरती रही। ऊपर से कई सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स गए बट कोई भी उसे देख नहीं पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली किसी एक बड़ी सी लहर ने उसको क्या कर दिया, समुद्र के किनारे छोड़ दिया, फेंक दिया हम कह सकते हैं। बट फॉर हर सब कुछ खत्म हो चुका था बच्चों, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली बह चुकी थी। तो शी वॉज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक। तो ये थी मेघना की स्टोरी। एंड लास्ट हमने देखी थी अलमास जावेद की कहानी। वो एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी। वो पोर्ट ब्लेयर में रहती थी, ठीक है। उसकी पूरी फैमिली बाहर से कहीं नहीं आई थी, वो वहीं रहते थे, पोर्ट ब्लेयर में ही रहते थे। और उसके पेरेंट्स का, फैमिली का वहां पे क्या था, एक पेट्रोल पंप था। उसकी जो मदर थी बच्चों, वो बिलोंग करती थी नैनकावरी आइलैंड से, ठीक है। मदर नैनकावरी आइलैंड से थी। तो वो लोग नैनकावरी आइलैंड गए थे उस दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। तभी अगले दिन अल्मा के फादर को सी वाटर पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि बाकी लोगों ने भी नोटिस किया था, उसी तरह से अल्मा के फादर भी नोटिस करते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो पीछे जा रहा है। और उन्हें पता था कि अगर ये पानी पीछे जा रहा है तो ये उतनी ही फोर्स से आगे भी आएगा। तो वो समझ जाते हैं इस बात को और अपनी फैमिली को बचाते हुए भाग रहे होते। लेकिन भागते भागते, क्योंकि उनके साथ अल्मा के दादाजी भी थे जो ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ पाते, और उन्हें दौड़ते वक्त कोई चीज सर में आके हिट करती है और जिस वजह से वो गिर जाते हैं। अल्मा के फादर अल्मा के दादाजी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों इस कारण बह जाते हैं पानी में। बाकी जो अल्मा की फैमिली थी, जैसे कि अल्मा की मदर और उसकी बाकी की जो आंटियां थी और मौसियां थी, उन्होंने बच्चों एक कोकोनट ट्री को पकड़ा हुआ था अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग वेव उस कोकोनट ट्री को ही उखाड़ के ले जाती है और उसी के साथ उसकी पूरी फैमिली यानी कि मदर एंड आंट्स, वो भी देवर ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो भी स्वेप्ट अवे कह सकते हैं या फिर वॉश्ड अवे, ठीक है, वो भी बह जाते हैं। दोनों का ही मतलब है बह जाना। अल्मा को एक लॉग ऑफ वुड मिलता है, यानी कि लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिलता है। जैसे कि आप याद करो, मेघना को मिला था एक लकड़ी का दरवाजा, वैसे ही अल्मा को एक बहता हुआ लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है। वो उस पर चढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है, बेहोशी की हालत से बाहर आती है, उसे एक हॉस्पिटल में पाया जाता है, जो कहाँ था, कमोरता में था। From where she was brought into Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident. वो इस इंसिडेंट के बारे में फिर किसी से भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी थी इस इंसिडेंट में। और सेम हालत किसके साथ हुई थी, मेघना के साथ भी हुई थी। उसने भी अपनी पूरी फैमिली खो दी थी बच्चों, इस सुनामी में। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज, और कहते हैं कि वो अभी भी उसी ट्रॉमे से कभी भी बाहर निकल नहीं पाई है। सो इसी के साथ बच्चों हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर था। फिर हमने कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी देखे थे, एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं कि इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद संजीव बच गया था, पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, संजीव बचता नहीं है, वो बह जाता है। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया था। Alma's father realized that a tsunami was going to hit. Yes, अल्मा के फादर को पहले ही इस बात का रियलाइजेशन हो गया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो उसी के साथ बह गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब हम देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट, जो था किसके बारे में, टाइली स्मिथ के बारे में। टाइली स्मिथ एक ब्रिटिश लड़की थी, स्कूल गर्ल थी, और वो कहाँ आई थी बच्चों, थाईलैंड आई थी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। और थाईलैंड के कौन से बीच में थे वो, फुकेट बीच में वो लोग थे जिस वक्त सुनामी ने हिट किया था। और टाइली के बारे में हम जान पाते हैं कि टाइली अपनी सूझबूझ और समझदारी से ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि कई सारे लोगों की जान बचा पाती है। और इसी कारण उसको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए बाद में
कि अपनी बहादुरी के कारण और अपनी नॉलेज के कारण उसने कई लोगों की जान बचाई। बट उसके जो पेरेंट्स थे और इवन टाइली भी थी, वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी इस हादसे को लेकर के, और इसलिए उसने कभी भी आपने देखा होगा कि आपको उसको उसके टेलीविजन में इंटरव्यूज भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सख्त इस बात के लिए अलाउ नहीं किया कि उनकी बेटी के इस हेरोइक, ये था तो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कारनामा जो टाइली ने किया था, लोगों की जान बचाई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को हीरोइन बनाया जाए और बार बार उसके क्या किया जाए, इंटरव्यू लिए जाए, क्योंकि इंटरव्यू लेने से बार बार उसको वो ट्रॉमा क्या होता है याद आता, जो पुरानी यादें थी, एक ट्रॉमेटाइज्ड मेमोरीज थी, वो फिर से लौट करके वापस आती, इसलिए वो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि उनकी बेटी का इंटरव्यू लिया जाए। फिर हम देखते हैं टाइलर स्मिथ कहां से बिलोंग करती है। स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वो बिलोंग करती है। वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे थाईलैंड में, और वो रह रहे थे एक बीच रिजॉर्ट में इन साउदर्न थाईलैंड। टाइलर स्मिथ एक 10 ईयर ओल्ड लड़की थी। उसकी एक और छोटी बहन भी थी विच वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। सेम डेट 26 दिसंबर 2004 की वो बात है। ये लोग अपने क्या कहाँ बैठे थे बच्चों, बीच में बैठे हुए थे। तभी दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा। वहां पे एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से सुनामी की वेव्स जनरेट होती हैं। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वो देखती है, इस बात को रियलाइज करती है टाइली स्मिथ कि पानी उनकी तरफ आ रहा है और जो बीच है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। शुरू में उसे ये चीज समझ नहीं आती, बट टाइली स्मिथ सेंस द समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टाइली स्मिथ को ये तो पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। और ऐसा पता लगने के पीछे का रीजन क्या था बच्चों, हमने जाना कि थाईलैंड आने से ठीक कुछ हफ्ते पहले उसकी ज्योग्राफी क्लास में उसे एक लेसन के दौरान उसके टीचर ने पढ़ाया था सुनामी के बारे में, कि किस तरह से सुनामी जो वेव्स हैं उन्होंने एक बार हवाई आइलैंड्स में भी पहले हिट किया था। ऐसा नहीं कि सुनामी वर्ल्ड में पहली बार आ रही थी 2004 में। हमने देखा था कि सुनामी पहले भी यूएसए के हवाई आइलैंड्स को तहस नहस कर चुकी थी 1946 में। ठीक है, तो वहां की एक वीडियो क्लिप उनको क्लास में दिखाई गई थी। और ठीक जो चीजें वहां हो रही थी, जैसे पानी का पहले पीछे जाना, फिर सी लेवल का राइज करना, और धीरे धीरे जो बीच है उसका क्या होना, सिकुड़ना, तो ये सारी चीजें टाइली स्मिथ अपने आसपास भी महसूस कर पाती है। उसे लगता है कि ये तो सेम वही चीजें हो रही हैं, और जैसे ही उसे ये चीज हिट करती है कि हाँ, इसका मतलब है कि सुनामी आने वाली है, और थोड़ा बहुत ट्रेमर्स भी फील हो रहा है, यानी कि भूकंप के झटके भी महसूस हो रहे हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि यहाँ से हमें जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते और उस पर बिलीव भी नहीं करते, बट जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, तो उन्हें उसकी बात पे बिलीव तो करना पड़ता है कि अगर ये कह रही है तो शायद जरूर कुछ रीजन होगा। ठीक है, और वो वहां से फटाफट से निकल जाते हैं। उन्हें देख करके बच्चों क्या होता है कि जो बाकी के लोग थे, जो आसपास के और लोग थे बीच में बैठे हुए, वो इस तरह से टाइली को चिल्लाता देख उन्हें भी लगता है कि हाँ, कुछ तो थोड़ा सा अजीब ऑड फील हो रहा है। और बाकी चीजें फिर वो भी नोटिस करने लगते हैं कि हाँ, पानी कम हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है, और बीच का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, पानी हमारे पास पास आ रहा है। तो वो लोग भी वहां से उठ करके चले जाते हैं और सब लोग अपने होटल की स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। और जैसे ही वो वहां से वापस आने लगते हैं, एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और पूरी की पूरी जो समुद्र था वो उनके पीछे आने लगता है, और सब रन कहते हुए चिल्लाते हुए आगे भागते हैं। वो सभी टूरिस्ट बच्चों उस होटल के थर्ड फ्लोर में जाकर के क्या लेते हैं, रेफ्यूज लेते हैं, यानी कि शरण लेते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। बट वहां की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण सुनामी के 3 लहरों के झटकों को सह लेती है। और दे वुड हैव, और वो कहते हैं कि अगर हम बीच पे ही रहते, अगर हम टाइली स्मिथ की बात को इग्नोर कर देते, या फिर टाइली ये चीजें हमें नहीं बताती कि सुनामी आने वाली है या फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हम लोग बीच पे रहते, और अगर हम बीच पे रहते वी वुड हैव नॉट बीन अलाइव, हम जिंदा नहीं होते आज। सो दे वर ऑल थैंकफुल टू टाइली स्मिथ। टाइली स्मिथ की होशियारी की वजह से कई लोगों की जान बच जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है थैंक्स टू टाइली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, कि उसका ज्योग्राफी लेसन और टाइली का जो सूझबूझ है वो सबके काम आई। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड। टाइली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टाइली फिर अपने स्कूल जाती है इंग्लैंड वापस, और अपने क्लासमेट्स को ये खौफनाक कहानी सुनाती है। यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, एंड आई होप इसी के साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो गया होगा।
कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम ओरली डिस्कस करते हैं एंड देन हम मूव करेंगे अपने थर्ड पार्ट की स्टोरी के थर्ड पार्ट में। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड टाइलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टाइली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? तो हम जानते हैं टू सेलिब्रेट क्रिसमस। आज हम सिर्फ बच्चों इनको ओरली ही डिस्कस करेंगे और कंप्लीट अच्छे तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ हम एक नेक्स्ट क्लास अलग क्लास में मिलेंगे जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ओरली समझ लीजिए व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टाइली एंड हर मदर सॉ। वो वार्निंग साइंस क्या थे जो टाइली ने और साथ ही साथ उसकी मदर ने भी देखे। तो वार्निंग साइंस ये थी कि जो पानी का लेवल है वो राइज हो रहा था और धीरे धीरे जो बीच का एरिया है वो कम हो रहा था। बीच का एरिया कम होने का मतलब है कि जो पानी है वो बीच की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये वार्निंग साइंस देखे थे। डू यू थिंक टाइलीज मदर वॉज अलाउड बाय देम। क्या आपको लगता है कि टाइली की मदर ने ये सिग्नल्स तो देख लिए थे लेकिन क्या वो उससे अलार्म्ड हुई थी? अलार्म्ड होने का मतलब है क्या वो उससे हम कह सकते हैं प्रिपेयर हुई थी या फिर उससे उन्हें कुछ समझ आया था या फिर वो तैयार हुई थी कि हाँ नहीं ये कुछ गलत होने वाला है और हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं। टाइलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय दीज साइंस या फिर बाय दोज वार्निंग साइंस, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये वार्निंग साइंस है और ये किस वजह से है। लेकिन क्योंकि टाइली ने वो सारी चीजें पढ़ी थी अपनी ज्योग्राफी लेसन्स में, उसने पढ़ा था कि ये किस वजह से ये साइंस आ रहे हैं। तो टाइली अलार्म्ड हो गई थी बट उसकी मदर अलार्म नहीं हुई थी। वेयर हैड टाइली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टाइली ने समुद्र के पानी को इस सेम फैशन में मतलब सेम तरीके से समान रूप से इस तरह बिहेव करते हुए अजीब से बिहेव करते हुए कहाँ देखा था? तो उन्होंने टाइली ने उसे देखा था अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जब उसने हवाई आइलैंड में किस तरह से सुनामी हिट करती है, जब उसने ये चीज देखी थी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन फिफ्थ है बच्चों, Where did Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली कहाँ जाती है? तो हम लिखेंगे सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली अपने होटल के स्विमिंग पूल में जाती है और उसके बाद जब वो देखते हैं कि पानी बिल्कुल ठीक उनके पीछे ही आ रहा है तो वो अपने होटल के थर्ड फ्लोर में जाकर के अपने अपने आप को बचाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टाइली हैड डन इन फुकेट? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उसके ज्योग्राफी के टीचर को, टाइली के ज्योग्राफी के टीचर को कैसा महसूस हुआ होगा कि जब उसे पता चली होगी ये बात, ये खबर वहां उन तक पहुंची होगी कि टाइली ने फुकेट में कई लोगों की जान बचाई और किस बदौलत? जो उसके टीचर ने उसे सिखाया था उसके मदद से उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो कैसा लगा होगा टीचर को? तो टीचर डेफिनेटली बहुत प्राउड फील किया होगा। उन्होंने टाइली पर एज अ स्टूडेंट और खुद पे भी उन्हें प्राउड फील हुआ हो कि उनका पढ़ा है वह किसी के काम आया और उसने कई सारे लोगों को बचाया। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की थर्ड पार्ट को। देखिए क्या कह रहा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों एक लड़का और उसके हाथ में उसका डॉग। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और इसे देख करके आप बताइए कि आप क्या क्या चीजों का अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो देखो इस पिक्चर को देख करके ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ हमें डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरी तबाही में इस लड़के ने और इस डॉग ने सरवाइव किया है और ये अभी भी किसी मलबे के बीच में फंसा हुआ है। चारों तरफ हमें पानी जैसा देखने को मिल रहा है, समुद्र का पानी है और ये बीच में फंस रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूइंड हर्ट्स। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जांपल दिया गया कि आप कैसे लिख सकते हैं कि अब जो समुद्र का पानी है वो काम है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बॉय है और उसका डॉग है बहुत ही ज्यादा कामली बैठे हुए हैं, शांत होकर के दोनों बैठे हुए हैं। चारों तरफ हमें ब्लू सी दिखाई दे रही है और रूइंड हर्ट्स, रूइंड का मतलब है बर्बाद हो जाना। देखो आपको टूटी फूटी हर्ट्स और सब कुछ टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka,
इससे पहले कि जो बड़ी बड़ी जायंट मतलब विशाल, बहुत बड़ी विशालकाय लहरें इंडिया और श्रीलंका को क्या करती, स्लैम, स्लैम का मतलब होता है बच्चों टकराती उससे, ठीक है, फोर्स के साथ टकराती। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। पहले ही हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो इंफ्रारेड साउंड्स और हमने देखा था अल्ट्रासाउंड्स, जो इंफ्रारेड साउंड्स को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उन्हें पहले ही इस बात का अंदेशा लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो अपनी जान बचाने के लिए सेफ्टी के लिए भागते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड ran फॉर हायर ग्राउंड्स। जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि हाथी सुनामी आने से पहले बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और हायर ग्राउंड यानी कि थोड़ी हाइट की तरफ वो दौड़ने लग जाते हैं। तो सोचो बच्चों, हाथियों को पहले ही पता चल गया था सुनामी आ रही है और वो अपनी जान बचाने के लिए हाइट में भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां तक पानी उन पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स बाहर जाने से एकदम मना कर रहे थे। जैसे रिफ्यूज करना मतलब मना करना, वो बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। फ्लेमिंगोज abandoned their low lying breeding areas। फ्लेमिंगोज बर्ड्स होती हैं और उन्होंने जहां पे जो उनका लो लाइंग यानी कि जमीन के पास का ब्रीडिंग एरिया था उसको पहले ही क्या कर दिया, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया वहां से। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जू में जितने भी एनिमल्स थे वो सब अपने शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और उनको कितनी भी कोशिश की जा रही थी जू के ऑफिशियल्स के द्वारा कि उन्हें बाहर लाया जाए ताकि टूरिस्ट उन्हें देख सके, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो ये सारे एविडेंसेस हमें बताते हैं कि एनिमल्स को पहले ही पता चल गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। Many people believe that animals possess a sixth sense। कई लोग इस बात पे मानते हैं कि जानवरों के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है, ठीक है, जैसे फाइव सेंसेस हमारे अंदर है, सबके अंदर होती है, लेकिन जानवरों में एक सिक्स्थ सेंस भी होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, उन्हें ये पता होता है कि जो अर्थ है वो कब शेक होने वाली, यानी कि कब उसमें अर्थक्वेक आने वाला है। Some experts believe that animals' more accurate hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, देखो नॉर्मल लोग तो यही बोलेंगे कि हाँ कुछ सिक्स सेंस होगी उनके पास या फिर कोई शक्ति होगी ऐसी कुछ जिससे वो जान लेते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के वो कहते हैं कि एनिमल्स की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि वो इंफ्रारेड साउंड्स को भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते लेकिन जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं उसको महसूस कर लेते हैं, ठीक, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की वाइब्रेशंस होती हैं। तो सेम चीज एक्सपर्ट भी कहते हैं कि वो उस वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो एक अप्रोचिंग मतलब आता हुआ, एक आते हुए तबाही को पहले से ही सेंस कर लेते हैं, पहले ही उसके बारे में पता लगा लेते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और इंसानों को पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन जानवर पहले से ही इस बात को डिटेक्ट कर लेते हैं, भांप जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that giant waves rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते, इस बात को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस है या नहीं है, बट इस बात का तो एकदम साफ साफ एविडेंस है हमारे पास कि जो ये थे, जो जायंट वेव्स थी, उन्होंने इंडियन ओशन में बहुत भारी तादाद में कई लोगों की हत्याएं की, या फिर हम कह सकते हैं कई लोगों की जान का मृत्यु का कारण बनी। और उसमें कितना हमें नंबर्स दिखाए गए हैं बच्चों, 1,50,000 पीपल, इतने लोगों ने अपनी कई सारी कंट्रीज में जान गंवाई, लेकिन हमें कोई भी एनिमल्स के डेड होने की रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक है। तो इसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि एनिमल्स ने अपने आप को पहले ही बचा लिया। अलोंग इंडियाज कुडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, पेरिश का मतलब बहुत से लोग बह के गायब हो गए। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर आल्सो फाउंड अनहार्म, यहाँ पे भी बफेलोज गोट्स और डॉग्स अनहार्म्ड थे, यानी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। जो
याला नेशनल पार्क है कहाँ पे बच्चों? श्रीलंका में। इसको आप याद रखेंगे, याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, अराउंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। 60 visitors were washed away from the पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क। इसी पार्क के अंदर एक पतनंगला बीच है, वहां से 60 विजिटर्स जो इन्हें देखने आए थे वो क्या हो गए? वॉश्ड अवे, यानी कि वो भी बह गए। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी कार्कसेस का मतलब होता है बच्चों डेड बॉडी, ठीक है, किसी भी जानवर के शव देखने को नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ जो 2 वाटर बफेलोज होती हैं जो पानी में ही रहती हैं उनको छोड़ करके, और किसी एनिमल की का शव वहां पे नहीं मिला। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. याला नेशनल पार्क में ही कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया था, सुनामी के 1 घंटा पहले, हिट करने से पहले, सुनामी के आने से 1 घंटा पहले उन्होंने देखा कि कुछ हाथी जो हैं वो पहाड़ की तरफ भाग रहे थे, यानी कि बीच से दूर भाग रहे थे। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि एनिमल्स को पता चल चुका था। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक श्रीलंका के व्यक्ति जो कोस्ट में ही रहते हैं, यानी कि बीच के पास रहते हैं, नियर गाले, सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर द डेली रन। वो अपने डॉग्स को डेली रन के लिए ले जाते थे, लेकिन उस दिन वो दोनों नहीं जा रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो, वो और दिन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, बहुत खुश होते थे। ऑन दिस आउटिंग ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन वो दोनों जाने से मना कर देते हैं। वो दोनों ही डॉग्स आउटसाइड रनिंग के लिए बीच में जाने से मना करते हैं, और हमें लास्ट में पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उस जेंटलमैन की जान भी बच जाती है और वो दोनों के दोनों डॉग्स भी बच जाते हैं। तो यानी कि उन डॉग्स ने बच्चों अपने मालिक को भी बचा लिया था। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे होता है बच्चों एंड। We have completed all 3 parts of this story. Now we will meet in the next class, जहाँ पे हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को, फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। Till then students, take care, have a good day and thank you students.